आज इस परिचर्चा के तहत हम लोग का मुख्य विषय है द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद वैश्विक चुनौतियाँ। आज हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार और उसके बाद दुनिया में जिस तरह शीत युद्ध देखा गया और उन परिस्थितियों में नाटो और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई, उसका हम लोग एक आकलन करेंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से होती है। यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है और 1 सितंबर 1939 से 10 नवंबर 1945 तक दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका में रहती है। अब प्रश्न उठता है, विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से ज़्यादा तबाही वाला सेकेंड वर्ल्ड वार रहा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध रहा। विश्व युद्धों के बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहा करता था। अल्बर्ट आइंस्टीन का मत है कि दुनिया प्रथम विश्व युद्ध को तो देखा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तृतीय भी होगा, चौथा कभी नहीं होगा। यानी विश्व युद्ध जो यानी कह सकते हैं जो विश्व युद्ध हैं यह दुनिया को समाप्त कर देंगे, यानी तृतीय विश्व युद्ध में दुनिया समाप्त हो गई। ऐसा मत एल्बर्ट आइंस्टीन व्यक्त करता था। बहुत हद तक ले यह सत्य भी दिखता है। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज हमारा जो मूल टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध और इसके मूल कारण और इसके बाद की जो स्थितियां दुनिया में हुई, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा गहन विचार विमर्श करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण क्या था? यानी प्रथम विश्व युद्ध दुनिया में बढ़ते साम्राज्यवाद, बढ़ती जनसंख्या, सैन्यवाद के कारण विद्यमान रहे और जो द्वितीय विश्व युद्ध के भी कारण अमूमन वही विद्यमान रहे और उनके मूल में एक चीज थी, एक संधि थी, जिसे हम इतिहास के पन्ने पर वर्साय की संधि कहते हैं। यानी हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर यदि हम जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ की वर्साय संधि। वर्साय की संधि दुनिया की सर्वाधिक विवादित एवं एकपक्षीय संधि है और यह संधि 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्र और जर्मनी के मध्य हुई थी। यानी और इस संधि के द्वारा जर्मनी जो धुरी राष्ट्र का सदस्य था, नेतृत्व करता था, उसके ऊपर राजनीतिक आर्थिक प्रतिबंध लगाए ही गए और उसकी भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन किया। यानी जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हारा हुआ सदस्य था। मित्र राष्ट्रों ने अपने जीत के नशे में दुनिया के अन्य देशों के साथ भिन्न भिन्न संधियां की और उन संधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संधि थी वर्साय की संधि। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्र और जर्मनी के मध्य होती है। मित्र राष्ट्र और इसके प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। पहला जो इसका प्रावधान था, जर्मनी पर सैन्य प्रतिबंध लगा दिए गए। यानी जर्मनी जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों को मिलाकर कुल 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकता है। यानी पहला ये प्रतिबंध लगा। दूसरा चीज़ है, प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार जो प्रशा के शासक विलियम कैसर को माना गया और प्रशा के शासक के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा का प्रस्ताव पारित हुआ। और जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, चूँकि जर्मनी और फ्रांस के मध्य बिस्मार्क के शासनकाल से ही विवाद चल रहे थे और बिस्मार्क अपनी रक्त और लौ की नीति तथा अपने युद्धों के द्वारा कह सकते हैं
फ्रांस से दो प्रदेश आल्सस और लॉरेन को प्रदेश को छीना था और वह भूभाग लोहे और कोयले के विशाल भंडारण के लिए जाना जाता था और ऐसे में वह भूभाग इस वर्साय की संधि के द्वारा पुनः फ्रांस को लौटा दिए गए। यानी कह सकते हैं वर्साय की संधि जर्मनी के ऊपर प्रहार था, चाहे भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे सैन्य प्रतिबंध के। यानी वर्साय की संधि दुनिया की एक पक्षी और विवादित संधियों में रही और जब एडॉल्फ हिटलर 1933 में जर्मनी का शासक बना और 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दोनों पदों को एक करके स्वयं को शासक बनता 1934 से 45 तक ले। यानी और जब शासक बनने के बाद उन्होंने वर्साय की संधि को जर्मनी के लिए अपमानजनक कहा और इससे अलग हो गया। यानी वर्साय की संधि जर्मन के लिए अपमान थी। अब हम सेकंड चीज चलते हैं। वर्साय की संधि के मुद्दे पर दुनिया के देश दो गुटों में बट गए। यानी एक सदस्य देशों का समूह जो था जो वर्साय संधि का समर्थन करता था, यानी वर्साय की संधि का समर्थन करता था, जैसे उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया जैसे देश थे। या एक तो एवं वर्साय की संधि के समर्थक देश थे जिन्हें हम मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में रखा जाता है, और जो दूसरे राष्ट्र समूह थे जो वर्साय की संधि और जर्मनी पर लगे इसके द्वारा प्रतिबंधों के खिलाफ थे, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, चेक गणराज्य एवं हंगरी के देश थे। यानी कह सकते हैं दुनिया के सदस्य देश वर्साय की संधि के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गए। एक गुट था मित्र राष्ट्रों का और दूसरा गुट था धुरी राष्ट्रों का। यानी वर्साय की संधि के मुद्दे पर दुनिया में दो देश गुट बन गए। यानी जैसे प्रथम विश्व युद्ध में था, फ्रांस को यूरोप की राजनीति से अलग थलग करने के लिए बिस्मार्क के प्रयासों से जो दो गुट बने थे, वही कुछ न कुछ प्रतिरूप वर्साय की संधि के मुद्दे पर दो गुट बन गए। अब हम तीसरे कारण के रूप में देखते हैं। तीसरे कारण जर्मनी और इटली में एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यानी कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सैन्यवाद का विकास हुआ और दुनिया में दो तरह की विचारधाराएं आई, जहां यानी दुनिया कुछ देशों में डेमोक्रेसी रही, लोकतंत्र रहा, और कुछ देशों में एक तंत्र रहा। यानी विचारधारा के नाम पर दुनिया में दो प्रकार की विचारधाराएं, एक तंत्रात्मक, जनतंत्रात्मक। जहां एक तंत्रात्मक व्यवस्था थी वहां पर सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद की भावना थी। जैसे एडॉल्फ हिटलर के द्वारा जर्मनी में नाजीवादी व्यवस्था थी, वहीं बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा जो इटली में फांसीवादी व्यवस्था। यानी दुनिया में बढ़ते सैन्यवाद और इसके प्रभाव के मद्देनजर दुनिया दो गुटों में बंट गई। ये भी एक नज़रिया था। और जो थर्ड का और जो फोर्थ कारण था वह कारण था बढ़ती जनसंख्या। यानी 20वीं सदी के मध्य में दुनिया के देशों में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई और दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के सापेक्ष दुनिया के देश साम्राज्यवाद के विस्तार में लगे। इससे सदस्य देशों में आपसी झगड़े और विवाद ने दुनिया के देशों में तनाव उत्पन्न किया। यानी साम्राज्यवाद की बढ़ती महत्वाकांक्षा, ये भी कारण के रूप में देख सकते हैं जनसंख्या के वृद्धि के सापेक्ष में। और इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे और भी कारण थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे और भी कारण थे। वह कारण आप और भी देख सकते हैं, राष्ट्र संघ का कमजोर होना आप कैसे देख सकते हैं। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में जो सदस्य देशों ने वैश्विक शांति की स्थापना के लिए 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। यह लीग ऑफ नेशंस का उद्देश्य था वैश्विक शांति की स्थापना करना,
वैश्विक संघ, लेकिन सदस्य देशों के बीच विवाद जो थे, उन विवादों को सुलझाने में राष्ट्र संघ नाकाम रहता है। यानी राष्ट्र संघ जिस उद्देश्य से स्थापित हुआ था वैश्विक शांति के लिए, वह राष्ट्र संघ उस उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा। यानी आप कह सकते हैं राष्ट्र संघ की विफलता। और दूसरा था कुछ सदस्य देशों के बीच विवाद थे, जैसे जैसे कहा था जर्मनी और फ्रांस के बीच आल्सस वर्लारेन के विवाद थे। उसी तरह जर्मनी और डेनमार्क में स्लेस्विंग के क्षेत्र के विवाद थे। रसिया और देशों के साथ साथ हर्जेगोविना और का विवाद था। यानी दुनिया के देशों के साथ जो आपसी परस्पर विवाद थे, उन्होंने इस व्यवस्था को कमजोर बनाया। यानी इस व्यवस्था राष्ट्र संघ की जो अवधारणा थी उसको कमतर किया। अब जो सबसे बड़ा कारण था सेकेंड वर्ल्ड वार का, वह कारण था जर्मनी के द्वारा जो 1934 में की गई पोलैंड की अनाक्रमण संधि का जर्मनी उल्लंघन करता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है और जर्मनी पोलैंड पर हमला, यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ और 1939 को और 10 नवंबर 1945 तक चला। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया दो गुटों पर बटी थी। एक गुट था ब्रिटेन, फ्रांस, इसके साथ साथ रूस, और फिर 1941 में अमेरिका भी, पर्ल हार्बर की घटना के बाद अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है। जबकि दूसरा गुट था वह जर्मनी और उसके समर्थक जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, स्लोवाकिया का समूह था, जिसे धूरी राष्ट्र कहा गया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में किसकी जीत होती है? मित्र राष्ट्रों की। और लगभग कई लाख लोग इसमें मारे जाते हैं। और कहा जाता है यूरोप में कोई ऐसा परिवार जो नहीं था जो अपने सदस्य को न खोया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार धन हानि किया, सदस्य देशों के बीच तनाव उत्पन्न किए। अब प्रश्न उठता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में शांति की स्थापना कैसे की जाए। इसकी शुरुआत दुनिया के जो राजनेता थे एक वैश्विक संस्था की स्थापना पर बल दे रहे थे। वह अब उसमें पहला नाम था। अब जब दुनिया 1939 से 45 तक सेकेंड विश्व युद्ध की विभीषिका में झेल रही थी, ऐसे में दुनिया के नेताओं के समक्ष एक प्रश्न था, विश्व में शांति की स्थापना कैसे की जाए। पर पहला प्रश्न था, क्या राष्ट्र संघ को फिर से और मजबूत बनाया जाए या वैकल्पिक संस्था बनाई जाए। तो जो उस समय के जो सबसे प्रभावशाली नेता थे विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इनका मानना था राष्ट्र संघ से पृथक एक मजबूत संस्था पर बल दिया जाए। यानी उस समय दुनिया के ताकतवर लोगों ने राष्ट्र संघ से पृथक संस्था की वकालत की। अब सेकंड चीज़ है, हम द्वितीय चीज़ चलते हैं। इसका सेकंड जो सम्मेलन होता है जिसे हम कहते हैं अटलांटिक चार्टर, यह अगस्त 1941 में होता। इसमें दुनिया के सदस्य देशों ने वैश्विक शांति के लिए एक मजबूत संस्था की फिर बात को दोहराई। लंदन सम्मेलन जो हुआ था उसी बात को फिर इसमें दोहराया। फिर पुनः उसके बाद मॉस्को और डम्बर्टन आक्स समझौते के बाद अंततः 24 अक्टूबर 1945 को एक अंतर्राष्ट्रीय मजबूत संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही दुनिया के सदस्य देशों के द्वारा निरंतर चलने वाले प्रयासों के फलस्वरूप किया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। ये एक तो पहला प्रभाव देखा गया। और दूसरा प्रभाव क्या देखा गया? मानव अधिकारों की घोषणा हुई। क्या हुई? 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा हुई। इसका दूसरा प्रभाव देखा गया। अब हम तीसरा चीज देखते हैं। तीसरा चीज जाते हैं साम्राज्यवाद के नज़रिए से। यानी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली देश कौन था? वह था ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन।
लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक हालत इतनी नाजुक हो गई, उसके साम्राज्यवादी देश धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत था। यानी भारत में राष्ट्रवाद का परिणाम कहें या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की देन कहें या कैसे स्वतंत्रता आंदोलन या सैनिक विद्रोह के नज़रिए से देखें, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ और दुनिया के मिस्र समेत और दुनिया के देश 15 अगस्त यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्वतंत्र हो गए। यानी साम्राज्यवाद का पतन हो गया। यानी साम्राज्यवाद का पतन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रिटेन की कमजोर हालत, साम्राज्यवाद का पतन, मानव अधिकारों की घोषणा और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इत्यादि को इसके नज़रिए से देखना चाहिए। और जब ब्रिटेन कमज़ोर हो गया तो ऐसे में दुनिया में दो ध्रुवीय व्यवस्था उत्पन्न हुई। एक व्यवस्था तब सोवियत संघ के नेतृत्व में जो समाजवादी व्यवस्था थी और दूसरी व्यवस्था अमेरिका तथा उसके समर्थक देशों की पूंजीवादी व्यवस्था थी। अब 1945 से 1991 सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ समाप्ति के बाद दुनिया में शीत युद्ध आरंभ हुआ। शीत युद्ध क्या है? यानी शीत युद्ध का मतलब है सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति के उपरांत दुनिया के सदस्य देशों में समाजवाद और पूंजीवादी व्यवस्था के नाम पर एक वैचारिक संघर्ष के रूप में देखा गया। इसमें 1945 से 91 तक चलता है और 1961 और 1983 का जो दौर था यह अत्यंत बुरा दौर था। 1961 का कैसे क्यूबा का मिसाइल संकट हो या रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनके समय कह सकते हैं जो आप स्टार वार्स कह सकते हैं। और इसके साथ साथ 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव की न्यू पेस्ट्रोइका की नीति को आप उसके नज़रिए से देख। यह दौर खास तौर से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो अत्यंत तनावपूर्ण थे और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में कह सकते हैं एक तंत्रात्मक शासन, एक सुपर पावर के रूप में अमेरिका को देखा गया। यानी आप कह सकते हैं 1991 में सोवियत संघ का पतन के बाद दुनिया एक ध्रुवीय व्यवस्था में आ गई। अब हम कुछ थोड़ा सा और इम्पैक्ट के रूप में देखते हैं। वह इम्पैक्ट क्या है उसके नज़रिए से एक संगठन है नाटो। क्या है नाटो? नाटो की स्थापना जो होती है वह शीत युद्ध के दौरान होती है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के मस्तिष्क की उपज मानी जाती है। इसकी स्थापना जो होती है 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है और इसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया में बढ़ते समाजवादी प्रसार को रोकना था, समाजवाद के बढ़ते प्रसार को रोकना था। प्रारंभ में अब इसमें कुल सदस्यों की संख्या 32 हो गई है और इसकी जो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। अब हम नाटो जो है आज नाटो का प्रभाव पूरे दुनिया में सर्वाधिक है और नाटो के जो चार्टर में कहा गया यदि कोई शक्ति नाटो के किसी एक सदस्य पर हमला करती है तो पूरे नाटो संगठन पर हमला होगा। दुनिया का 70% से ज़्यादा रक्षा बजट नाटो के सदस्य देशों में है। यानी नाटो के सदस्य देशों में और नाटो की स्थापना 1949 में हेनरी ट्रूमैन के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य उस बढ़ते समाजवादी प्रसार या सोवियत रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। यानी आप कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में सैन्यवाद का विकास हुआ। जिस तरह नाटो के संगठन के सदस्य देशों ने इसको असली रूप दिया। अब हम और चीज़ों का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा। यानी 1991 के बाद 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद जिस तरह दुनिया में
ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का दौर आरंभ हुआ। भारत भी उस वैश्वीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं है। भारत भी 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति के माध्यम से भारत की जो बाजार व्यवस्था है दुनिया के अन्य देशों के साथ खोल दिया। यानी कह सकते हैं दुनिया के सदस्य देशों पर का सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका प्रभाव भारत ने अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को त्याग करके आर्थिक उदारीकरण के कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया। यानी आज जो शीत युद्ध के दौर में विचारधारा के नाम पर समय, आज वैश्वीकरण के युग में दुनिया के सदस्य देशों का संबंध जो है वह कह सकते हैं वह व्यापार और वाणिज्य के आधार पर हो रहा है। यानी कि 1991 से पहले वह दुनिया के समझौते एक विचारधारा के नाम पर होता था, लेकिन 91 में सोवियत संघ के बैठने के बाद अब दुनिया में जो समझौते संधियां हो रही हैं वह बाजार और अर्थव्यवस्था के मद्देनजर हो रहा है। आज दुनिया के समक्ष चाहे जलवायु परिवर्तन का संकट हो, चाहे पर्यावरण का संकट हो, चाहे अमेरिका और समर्थक देशों के द्वारा मध्य एशिया में साम्राज्यवाद का संकट हो, या भारत और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद का संकट हो, कहीं न कहीं इसकी जड़ें शीत युद्ध और उसके बाद की स्थितियों से जुड़े हुए हैं। हम इन समस्याओं को हम निजात एक कह सकते हैं इन कैसे पाएं, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके नियमों को अक्षर से पालन करने की जरूरत है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ पर पश्चिमी देशों का दबाव होने की संस्था का उल्लेख है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दायित्व है, विस्तार है, उस पर बल देने की जरूरत है। दुर्भाग्य से दुनिया का हर 5वां इंसान 21% दुनिया की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत जैसा देश अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। यानी आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके दायरे का विस्तार करने की जरूरत है, और जिस उद्देश्य से वैश्विक शांति के प्रयास किए गए थे वह उद्देश्य उसमें पूर्ण हो सके। यानी द्वितीय विश्व युद्ध एक महान तबाही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, मानवाधिकारों की स्थापना होती है, साम्राज्यवाद पतन हो जाता है, शीत युद्ध आरंभ हो जाता है और नाटो जैसे देशों की नाटो की स्थापना होती है। यानी वह दौर कुछ अलग उसका रूप है। यानी वह दौर अलग रूप है। यानी यानी आप कह सकते हैं किसी विद्वान ने कहा था शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सभ्यताओं का संघर्ष होगा। एक तरफ अमेरिका और उसके समर्थक देशों की सेनाएं होंगी और दूसरी तरफ कह सकते हैं गल्फ कंट्री जहां पर मध्य एशियाई देश कमजोर मुल्क हैं उनके बीच संघर्ष होगा, खासतौर से प्राकृतिक संसाधनों का। इसी का नाम दिया गया एक क्लैश फॉर सिविलाइजेशन। यानी कह सकते हैं सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में सभ्यताओं का संघर्ष चल रहा है। यह किसी न किसी रूप में सही ढंग से परिभाषित होता है।